आप आज उनकी कहानी सुनेंगी कि कैसे वो एक गांव से चल के एक शहर में आते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं और अपना नाम बनाते हैं। या पोएट्री का अयोध्या में हो रहा है। जब बच्चे थे बड़ा होना था, अब बच्चा होना ख्वाब है। जिंदगी तो कितनी बेहिसाब है। रोमांटिक भावनाओं की जितनी भी बुनियाद है वो स्त्रीत्व है दुनिया में। खूबसूरती से लेके ममत्व तक जो भी है, युद्ध विध्वंस सारे पुरुष के हिस्से आए हैं। अजब अलग था, अजब नया था, मेरा इश्क निराला था। कहाँ पता था आस्तीन में हमने सांप को पाला था। ईश्वर करे स्वरा तुझे वो सारे दर्द महसूस हो जो मैंने महसूस किए इन चंद घंटों में। KNOW को नो क्यों पढ़ते? मैंने उसको कितनी जिंदगी भर नो पढ़ा है। तेरे को मना करना था, मना कर देती। ये तो यही बात हो गई कि यू डिजर्व बेटर। एक व्यक्ति जो अपने सब कुछ छोड़ के एक सपने के पीछे भागता हुआ आ रहा है, उसको सामने वाला पहली बात यही कहता है कि तुम्हारे अंदर हुनर ही नहीं है। शुभम श्याम साहब के बारे में मैं आपको बता रहा था कि बड़े ही खूबसूरत इंसान हैं। हमें घर बुलाते रहते हैं, खाना खिलाते रहते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और गज़लें और नज़में पढ़ते रहते हैं। और फिर ढेर सारी बातचीत होती है हमारे इतिहास को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। और आप आज उनकी कहानी सुनेंगी कि कैसे वो एक गांव से चल के एक शहर में आते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं और अपना नाम बनाते हैं। एक शेर है इब्न इंशा का, बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि सांवले तन पे गजब की धज है, सांवले तन पे गजब धज है बसंती शॉल की। सांवले तन पे गजब धज है बसंती शॉल की, अब तो मन में है कि कह बैठे जय कन्हैया लाल की। एक बार जोरदार तालियां शुभम श्याम साहब के लिए। हमारे शाहरुख खान, तालियां बजती रहनी चाहिए। साहिल के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग। होता है ना, मतलब आप वो लोग हो जो किसी और के सपने को सच होने के लिए अपना भागीदारी दे रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय ड्रीम। गांव शहर और मैं का सिलसिला 20 अगस्त 2022 को गलती से शुरू हो गया था। मतलब ऐसा था कि हम एक दिन दिल्ली में थे तो हमने सोचा एक शो कर लेते हैं, बजट आ जाएगा हमारे ट्रेवल का। तो उस दिन कर लिया और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ तो कम से कम 12-13 शहरों को होता हुआ 30 से ऊपर ये शो हो चुका है। और आज इसका कल्मिनेशन पोएट्री के मक्का मदीना में या पोएट्री का अयोध्या में हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए ना। बचपन में जब लोग ना, जब आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब आप संघर्ष के दिनों में रहते हो, आपको लोग कहते हैं भाई सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, राइट। मैं 2009 से लिखता हूँ। 2017 में इंजीनियर वगैरह छोड़ के आ गए बॉम्बे की, अब तो भाई बड़ा आदमी बनेंगे मतलब। पर बॉम्बे एज यू नो इज कॉस्टली, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है ना। और जब आप बेचैन होते हो ना, जब आपको दिखता नहीं है आगे पीछे ऊपर नीचे का कुछ, और कोई कह देता है सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, तो मन करता है पहला मीठा था इसके मुंह पे मारो, है ना। चुप कर जा भाई। मतलब ये लाइन है जो अपोजिटली एक्ट करती है। यदि कोई आप बेचैन हो और कोई कह दे सब्र कर, तो सब्र होता नहीं है ना। और ऐसे में होता है ना कि जब आप सालों का, महीनों का, दशकों का संघर्ष एक दिन आपसे बहुत खूबसूरत तरीके से टकराता है और फिर ये महफिल सज जाती है, तो फिर लगता है कि लोग सच कह रहे थे। बहुत साधारण सा शब्द है सपना, राइट। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो सोने ना देते उसको सपना कहते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख लेते हैं सपना। बहुत साधारण सा 3 वर्णों का शब्द है सपना, पर होता है ना जब किसी के जुनून के साथ जुड़ जाता है सपना, तो बड़े बड़े के होश उड़ा देता है। होता है ना, केरला के किनारों पर मछली मारने वाले कलाम साहब को जब सपने की सनक लगती है तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बना के छोड़ता है उनको, है? पूरी बचपन मानवता के मूलभूत अधिकारों से वंचित किए जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को सपने की हुक उठती है, तो भारत का संविधान जनक इस बात की पुष्टि करके जाता है कि एक एक व्यक्ति को उसका मूलभूत अधिकार मिले। ट्रेन से उठाकर, हाँ बजाओ यार, मैं कह रहा हूँ ये YouTube के लिए रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो आपकी तालियां और आपकी हंसी हमको व्यूज देंगी। तो खुल के हंसो। मैं क्या जी, इसको बहुत बार परफॉर्म कर चुका हूँ। आपके लिए हो सकता है पहला हो। कुछ लोग, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार देखने के बाद भी दोबारा आए हैं शो देखने, और दिल मतलब भर आता है ऐसा देख के। तो एक बार जोरदार तालियां यार अपने लिए, आपके लिए।
तो बाबा साहब को जब सपने की हुक लगती है तो एक एक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित करके दम लेते हैं। गांधी को, महात्मा गांधी को जब ट्रेन से उठाकर फेंक दिए जाने वाले गांधी को जब सपने की सनक चढ़ती है तो अंग्रेजी सल्तनत को उठा के पूरे देश से बाहर फेंक देते हैं। एक समय असंभव से दिखने वाले काम किसी के जिद से, किसी के धैर्य से, किसी के संघर्ष से स्वतः आसान होते चले जाते हैं। बहुत आपने वो सुनी है ना, वो गिलहरी वाली कहानी, और कैसे उसके पीठ के ऊपर धारियाँ पड़ी थी, है ना, बचपन में तीसरी चौथी क्लास में है कि जब राम जी लंका पे पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी थी, उसको मदद करनी थी भगवान की, तो उसने ठान लिया था कि बदन में बालू लपेट के समुद्र भर देगी। हम सब जानते हैं कि ये मतलब असंभव यथार्थ है, सच है कि बदन में बालू लपेट के समुद्र तो नहीं भरा जा सकता, पर भले समुद्र न भरा जा सकता हो, आपके कर्म को देख के भगवान को खुश जरूर किया जा सकता हो, राइट। और जैसा कि भगवान ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो कर्म करते रहो। मैंने आज से 20-25 साल पहले ऐसे ही गंगा किनारे बैठा मैं ये ख्वाब देख लिया कि दुनिया के समंदर को अपने हुनर से भर देना है। कैसे, कब, कहाँ, कुछ पता नहीं था, बस सोच लिया था, है ना। ऐसे ही जन्म लेके मर जाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, कुछ तो बड़ा करेंगे। 8-9 साल का था जब 8-9 साल का था जब हरकतें मेरी 14-15 साल वाली हो गई थी। बहुत, मैं देश के सबसे पवित्र जगह से आता हूँ, बिहार। बहुत नहीं, मतलब आप हंस रहे, मैं बोल, इतनी भावुकता है हमारे अंदर, बहुत भावुकता है। हम एक्सट्रीम पे जीते हैं, या तो मोहब्बत करेंगे तो जान लुटा देंगे, या सीधे कट्टा माथे पे। बीच का मसला ही नहीं है, गेम नहीं खेलते हैं हम, है ना। अपना क्लियर है, प्यार किए तो अपनी जान, और नहीं किए तो तुम्हारी। तो ये तो मैंने 8-9 साल का था जब पप्पा को लग गया कि ये तो मतलब बिगड़ जाएगा, इसकी जवानी पगडंडियों पे धूल फांकते हुए निकल जाएगी, तो उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया, है ना। आपने रॉकस्टार देखी होगी ना, रॉकस्टार में जब कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर रणवीर कपूर के कैरेक्टर को कहता है कि टूटे दिल से झनकार निकलती है, तो पूरे देश ने समझा कि इश्क में हारने को ही टूटा दिल कहते हैं। गलत है। दिल टूटना स्वतः प्रक्रिया है जो तब संभव हो जाती है जब वो व्यक्ति आपको निराश करता है जिस पे आप भरोसे की इमारत खड़ी करते हैं। मेरी पहली दिल तो मेरे माँ बाप ने तोड़ी थी। जब उन्होंने हॉस्टल में डाला तो मेरे अंदर ख्याल आया कि इनको मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया ताकि ये चैन से रह सके, है ना। अभी पलट के देखता हूँ तो लगता है कि कितना सही निर्णय था उनका, है ना। यदि आज उन्होंने हॉस्टल में नहीं डाला होता ना, तो आज भी मैं बिहार के किसी सरकारी बिल्डिंग के कोने में मुंह के सरिया करता हुआ दीवार के सरिया कर रहा होता। पर उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया तो ज़िंदगी को दिशा मिल गई। पर वही होता है, और होता है वो मेरे ज़िंदगी का पहला सदमा था जब दिल टूटा था, ऐसे ही है। और तब तो 2003-4 की बात है, फ़ोन इतने कॉमन थे नहीं, तो महीने में एक बार घर से फ़ोन आता था लैंडलाइन पे। तो इस यकीन को पुख्ता मिला कि साल में 12 बार बात करते कैसे माँ बाप है ना। तो तभी ये पहला सदमा होता है ना कि, और जब आप इतने मासूम उम्र में जब आपको सदमा लगता है तो आप रोने लगते हो। मैं बहुत रोया, मतलब किसी बड़े शायर का शेर है कि मेरे दर्द की दास्तान मेरे तकिए को पता है, मेरे वाले को बहुत पता था। मतलब 1-2 महीने में उसको बदलना पड़ गया था इतना ना, तब पूरे हॉस्टल को पता चल गया कि मैं रोता हूँ। बॉयज हॉस्टल गाइस, भाई साहब इतने प्यारे प्यारे नाम से मुझे नवाजा गया ना, और मैं कह नहीं सकता, स्टेज पे वल्गर हो जाएगा वो। और वो चिढ़ाने लगे, मैं और रोने लगा, तो ये एक लूप बन गया जिससे मैं निकल ही नहीं पा रहा था। और होता है ना हमारे घर में दादियाँ, स्कूल में टीचर, कॉलेज के स्कूल के सीनियर सब कहते हैं लड़के रोया नहीं करते, है ना। और कमबख्त मुझे आती थी, मैं कंफ्यूज। आप समझ रहे हो, लड़के रोते नहीं हैं। आप LHS = RHS करो, लड़के रोते नहीं है और मुझे रोना आ रहा है, इक्वेट हो नहीं रहा है ना। और मैं बहुत समय तक कंफ्यूजन में रहा अपने बारे में। वो बाद में तो, और 8-9 साल 10 साल की उम्र के बच्चे को एक कंफ्यूजन हो जाए, उसकी बुनियाद हिल जाती है एग्जिस्टेंस की।
ये तो कॉलेज गया वापस, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ रहा था। आपको पता ही होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि लिखने के लिए, है ना। तो जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो बीबीसी के किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि बाबा आप इतना प्यारा लिख कैसे देते हो, है ना। तो अब बाबा ने कहा देखो पुरुष इतना प्यारा लिख नहीं सकता है ना। रिपोर्टर कंफ्यूज, बाबा इस उम्र में क्या डिस्क्लोज करने वाले। तो कहते हैं बाबा आप बताइए कहना क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मतलब होता है ना पुरुष नहीं लिख सकता है। मतलब आगे चल के रामधारी सिंह दिनकर ने इसी बात पे लिखा है कि झड़ गई पूंछ रोमांच। देखो भावनाओं की जितनी भी बुनियाद है वो स्त्रीत्व है दुनिया में, खूबसूरती से लेके ममत्व तक जो भी है, युद्ध विध्वंस सारे पुरुष के हिस्से आए हैं, है ना। तो लिखा आगे रामधारी सिंह दिनकर ने कि झड़ गई पूंछ रोमांत झरे पशुता का झरना बाकी है। इवोल्यूशन को कितना खूबसूरत तरीके से तय किया है कि झड़ गई पूंछ रोमांत झरे पशुता का झरना बाकी है, तन बाहर बाहर संवर गया मन अभी संवरना बाकी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें बताया कि पुरुष इतना प्यारा नहीं लिख सकता है, मेरे हृदय में एक औरत रहती है, जब वो रो देती है तो मैं उसके अश्रु को गीत दे देता हूँ, कविताएं वहीं से निकलती हैं। तब जाके लगा कि मेरी कविताओं की गंगोत्री मेरे आंसू हैं। और तब कॉन्फिडेंस आया तो पंक्तियाँ लिखी हैं, संभालिएगा आपकी। जब पीड़ा से मन फटता हो और बुनने वाला कोई ना हो, जब पीड़ा से मन फटता हो और बुनने वाला कोई न हो, जब दिल के टुकड़े बिखरे हों और चुनने वाला कोई न, जब पीड़ा से मन फटता हो और बुनने वाला कोई न हो, जब दिल के टुकड़े बिखरे हों और चुनने वाला कोई न हो, जब दर्द शब्द में ढलकर भी यूं कंठ के अंदर सिमटा हो, जब दर्द शब्द में ढलकर भी यूं कंठ के अंदर सिमटा हो, जब लब कहने को आतुर हो और सुनने वाला कोई न हो, तब मन की पीड़ा आंखों के राहों से बाहर चलती है, तब मन की पीड़ा आंखों के राहों से बाहर चलती है। मैं हल्का होते रहता हूं और दुनिया कायर कहती है। रोना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इंसानियत का, सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी हासिल है वो रोना है ना। वही लोग मतलब अक्सर डिप्रेशन से बचने का सबसे आसान तरीका है किसी को फ़ोन करो, किसी फिल्म को देखो, कोई गाना सुनो, नाच लो और रो लो, हल्का हो जाता है मन। मतलब आपने मतलब होता है ना कि खुशी को आपने देखो, सुख यदि आपकी ज़िंदगी में रोज़ हो जाए। आपने क्राउन देखी है ना, सब कितने अमीर थे, कोई खुश नहीं था, है ना। तो ज़िंदगी में सुख दुख के साथ ही आए तभी सुख का महत्व समझ में आता है, वरना सुख मुंडेन हो जाएगी, रोज़मर्रा की बात हो जाएगी और मुंडेन चीज़ें बोरिंग होती है। खुशी और आंसू का यही संबंध है। आपने देखे होंगे ना वो लोग जो हर जगह पत्थर जैसा चेहरा बना के बैठे रहते हैं, मतलब समझ में नहीं आता उनको देख के कि मुंडन में आए हैं कि मैयत में आए हैं। तो क्या वो बचपन से वैसे थे क्या? मतलब वो बचपन में घुटने पर केवल गिरे थे, चोट आई थी तो उन्होंने नहीं रोया था? रोए थे वो भी। हुआ क्या, सोसाइटी ने उनको ऐसे बनाया कि पुरुष नहीं रोते, मर्द नहीं रोते, नहीं रोते, नहीं रोते, तो उन्होंने रोना रोक दिया। उन्होंने जब रोना रुक दिया तो हंसी स्वतः रुक गई। तो रोना, यदि आपको खिलखिला के हंसना है तो खुल के रोना सीखिए, यही तरीका है। तो भाई साहब, हॉस्टल में हम हैं और हॉस्टल में लड़के वक्त से पहले जवान होते हैं, है ना। आजकल वाले और भी पहले हो रहे हैं, है ना। तो होता है आप जब हॉस्टल में रह रहे हो और बचपन खत्म हो गया, होता है ना, आप बचपन खत्म हो जाता है, आप हॉस्टल में गए, बचपन खत्म हो जाता है। तीसरी या चौथी क्लास में थे, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता सुनी होगी ना, बार बार आती है मुझको बदुर याद बचपन तेरी। कोई पढ़ा है सीबीएसई से? तुम लोगों ने पढ़ लिया होता तो यहीं थोड़े बैठते। बार बार आती कविता है उनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना और फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। मैंने कहा और कहा कि देखो क्या लिखा इस औरत ने। हॉस्टल में 4 बजे वार्डन के डांट या डंडे से उठने वाले लड़के 2003-2004 में जबरदस्ती योगा कर रहे हैं। सांस खींचने में नींद आ रही है, सांस छोड़ने में। हम योगा तब करते थे जब योगा करना कूल भी नहीं था। 5 बजे हम जबरदस्ती नहा धोआ के 5:30-6 बजे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। आपने सुदर्शन चक्र के बारे में सुना है? कृष्ण जी का हमने देखा है उसको। हॉस्टल में जब हमारे प्लेट पे आती थी ना तो मन करता था ऐसे नचा के फेंके कि गला काटे किसी का, है ना। वैसा खाना खाने के बाद आप स्कूल जाते हो, है ना।
और स्कूल से आने के बाद होमवर्क करो, 1 घंटे की छुट्टी मिलेगी खेलने के लिए और 9 बजे जबरदस्ती सो जाना है आपको। सुभद्रा कुमारी बताएं कि क्या याद आएगा इसमें, है ना। अब ये पढ़ा रहे हैं और टीचर समझाने की कोशिश कर रही है, हमको कविता घंटा नहीं समझ में आ रही, महसूस ही नहीं हो रहा है ना। स्कूल वाले इतने बदतमीज, भाई साहब अगले परीक्षा में सवाल आ गया, बताइए प्रस्तुत पंक्तियों से कवयित्री क्या कहना चाहती है। मन तो किया लिख दूं, आपकी कवयित्री पगला गई हैं, जो जी में आया लिख रही है। तभी लोग शायरों को पागल कहते हैं, लोग झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। पर होता है ना, आप फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना। कॉलेज में गए आप, जब आप, है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना। जब बड़े हुए और महसूस हुआ, अच्छा आज़ादी खत्म, जिम्मेदारियां शुरू। क्या बात करें, हमको कमाना है ताकि सब लोग खुश रहे। ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ये तो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं था। तब याद आता है कि बचपना वहीं खत्म हो जाती है जहां आज़ादी खत्म और जिम्मेदारियां शुरू। तो जिस दिन मैं हॉस्टल में आ गया था, आज़ादी खत्म, है ना। वार्डन को रिंग मास्टर बना के भेज दिया था, हम शेर होके भी रिंग में कूद रहे थे, है ना। तो बचपना वही। तब जब हम कॉलेज गए, जब हमें लगा कि अब दूसरे के लिए करना पड़ेगा, तब पंक्तियाँ लिखे, संभालिएगा कि वो बचपन की अल्हड़ मस्ती, वो अक्खर अंदाज हमारा, वो बचपन की अल्हड़ मस्ती, वो अक्खर अंदाज हमारा, वो सबके आंखों का तारा, होना सबका राज दुलारा, वो गलती करना फिर माँ के आंचल में जा गुम हो जाना, और अगर कोई डांटे तो रो रो कर मासूम हो जाना, पापा की पतलून पहनना आंखों पर फिर चश्मा रखना, पापा की पतलून पहनना आंखों पर फिर चश्मा रखना, काजल की मूछें बनवाकर बड़े बड़ों का नाटक करना। जब बच्चे थे बड़ा होना था, जब बच्चे थे बड़ा होना था, अब बच्चा होना ख्वाब है, जिंदगी तो कितनी बेहिसाब है, खत्म हो गई। लोग अपनी दाढ़ी मुझे में खोए हुए हैं। हमने भी काजल से बनवाया तो था एक बार, है ना। हमारे पास वीडियो गेम होता तो हम मुझे थोड़े बनवा रहे होते, है ना। तो ये होता है। उसके बाद होता है कि हॉस्टल में, जैसा मैंने आपको बताया, जल्दी इंसान जवान होता है। तो 8वीं 9वीं क्लास में पहुंचे तो मतलब लड़कियों के पेट में बटरफ्लाई उछलती हैं, लड़कों के पेट में खरगोश, गधे, घोड़े, हाथी सब उछलने लगते हैं। जब हम बेंच के, है ना, क्लास के पिछली बेंच पर बैठ के हम इतिहास की क्लास में अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं ना, है ना। तो ये होता है। आपको मैं बताऊँ, छोटे शहर के लड़के अपने पहले इश्क में अपने बच्चों तक के नाम रख दिए थे, है ना। नहीं, हंस क्या रहे हो, तुमने भी रखा है ना। वो तो मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, और ये बात मैं गणित पढ़ाता हूँ, मैं मतलब ना, पोएट्री के अलावा मैं मैथ्स का टीचर हूँ। तो मैंने ये बात ऐसे 12वीं के बच्चों को बताई मजाक में कि यार तुम लोग क्या इश्क करोगे। इश्क तो ऐसा था कि हमने अपने दस्तखत में उसके नाम जोड़ लिए थे, उसका पहला लेटर, अपना पहला लेटर से हम दस्तखत कर रहे थे। तो बच्चे है ना। कट टू 1 वीक लेटर, है ना, उसने जब टेस्ट के लिए अपना कॉपी सबमिट किया है, तो उसके पिछले पन्ने पे 2 पन्ने पे बंदे ने अपना हस्ताक्षर प्रैक्टिस कर रखा, अपना सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने पूछा तो कहता है उसका बर्थडे गिफ्ट है सर। फिर मुझे महसूस हुआ कि मतलब होता है ना कि आप लगे ना कि इश्क पहले भी हुआ होगा, इश्क आगे भी होगा, कहानियाँ वही रिपीट होती हैं, किरदार बदलते रहते हैं, है ना। इश्क में उम्र नहीं होती। तो ये हुआ, तो अपने का भी हो गया था, है ना। अपन भी पिछले बेंच पे बैठे, तो हमारा स्कूल का चला। फिर हम कोटा चले गए। कोटा गए आप लोग? हंस क्या रहा है बे, हर बात में बिहार गए। कोटा फैक्ट्री देखी है आप लोगों ने? वो ब्लैक एंड वाइट बनाई है ना। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि ज़िंदगी कितनी ब्लैक एंड वाइट होती है। फिर भी उन्होंने एक लड़की को रखा है ताकि रोमांस का एंगल बना रहे। होता नहीं है रियल लाइफ में। जिसकी होती भी है ना, वो दिन के 5 मिनट से 2 मिनट बात करते, क्योंकि उनके सामने दिख रहा है कोटा वही पहुंचते जिनके घर से लात पड़ गई होती है। कुछ कर लो जिंदगी में। हम भी चले गए, है ना। हमने तय किया कि रात के 11:15 से लेके 11:20 तक बात करेंगे, फिर हम सो जाएंगे। साल भर चला ये सब, है ना। मेंटेन हुआ रहा। हमको लग रहा था हाँ यही तो सीता है मेरे राम की, है ना। फिर हमने शेर लिख के भेजा कोटा से उनके लिए कि दीवारें दूर यूं की हो मगर दिल पास होता है। कहिए वाह। दीवारें दूर यूं की हो मगर दिल पास होता है, दीवाने इश्क का हर एक लम्हा खास होता है। नहीं सब पे नहीं करना है।
दीवारें दूरियों की हो मगर दिल पास होता है, दीवाने इश्क का हर एक लम्हा खास होता है। हमारे दरमियाँ मीलों के फासले बसते हों लेकिन, हमारे दरमियाँ मीलों के फासले बसते हों लेकिन, मैं जब भी सांस लेता हूँ तेरा एहसास होता है ना। इसके बाद हुआ इंजीनियरिंग की तैयारी ख़त्म हुई। गलती से हमारा आईआईटी में नहीं हुआ, हो गया होता तो मैं यहाँ नहीं होता। हमारा हो गया एक दक्षिण भारत में कॉलेज है वीआईटी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमारा एडमिशन हो गया, वहाँ पे हम गए, इनका भी कहीं हो गया। और होता है ना तितलियों के फूलों के इर्द गिर्द ज़्यादा तितलियाँ घूमती हैं, भौरे ज़्यादा घूमते हैं, तो फिर पंक्तियाँ संभालिएगा आपकी। होता है ना वो जो ज़िंदगी कितनी बेहिसाब है, उसका अगला बंद है कि वो प्यार के दिलकश लम्हे, वो इश्क की रात सुहानी, वो प्यार के दिलकश लम्हे, वो इश्क की रात सुहानी, दो जिस्मों का अनुपम संगम, दो रूहों की मस्त कहानी। अभी छेड़ना अभी ठिठक के आँखों में गहरे तक जाना, अभी छेड़ना अभी ठिठक के आँखों में गहरे तक जाना, फिर हाथों की तरह हत्थी को गालों के नीचे सरकाना। अजब अलग था अजब नया था मेरा इश्क निराला था, है ना, मेरी वाली अलग थी वह कॉन्सेप्ट। अजब अलग था अजब नया था मेरा इश्क निराला था, कहाँ पता था आस्तीन में हमने सांप को पाला था। सबने रिलेट किया भाई साहब। वो प्यार के दिलकश लम्हे, वो इश्क की रात सुहानी, दो जिस्मों का अनुपम संगम, दो रूहों की मस्त कहानी। अभी छेड़ना अभी ठिठक के आंखों में गहरे तक जाना, फिर हाथों की तरह हत्थी को गालों के नीचे सरकाना। अजब अलग था अजब नया था मेरा इश्क निराला था, कहाँ पता था आस्तीन में हमने सांप को पाला था। इश्क नहीं काटा है फिर भी, इश्क नहीं काटा है फिर भी, इश्क के लिए बेताब है जिंदगी तो कितनी बेहिसाब। चलते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, है ना, सांप ने काट तो लिया ही है। कहानी संभालिएगा कि मेरे कल की तूफान में मेरे हॉस्टल के सामने वाला नीम का पेड़ उखड़ गया है। कल तक ज़माने के चकाचौंध से दूर रहकर पेड़ को मजबूती से खड़ा रखने वाला जड़ आज असफल क्या हुआ, हवाओं के बीचों बीच बेजान पड़ा हुआ है। मेरे पेड़ को भी क्या मालूम था कि जिन हवाओं के सोहबत में वो खिलखिला रहा है, जिनका स्पर्श मात्र से पत्तियां कभी एक दूसरे में छिपती हैं, कभी निखर के सामने आ जाती हैं, कि जिनके अदृश्य पंखों पर बैठकर फूल की खुशबू मीलों चलती है, वो हवाएं आज इतनी रुद्र हो जाएंगी, अपने इरादों की कठोरता में इतनी तल्लीन हो जाएंगी कि सामने वाले के नाजुकता का एहसास भी नहीं रह जाएगा। वर्षों का हंसता खेलता रिश्ता आज किसी काम नहीं आया, यही सोच मेरा पेड़ ज़माने को अलविदा कह रहा है। मेरी हालत भी उस पेड़ की तरह ही हो गई है, उखड़ के बिखर गया हूँ, वैसे ही नीरस बेजान असहाय सा। जब स्वरा ने कहा था मुझे कोई और मिल गया है मोक्ष, तो मैंने पूछा था बिखरती आवाज़ में, मुझे कोई और पसंद आ गया है मोक्ष, तो मैंने पूछा था बिखरती आवाज़ में कि किस हद तक स्वरा, तो उसने कहा था झुकाव उसकी तरफ ज़्यादा है। उसी क्षण रेत की महल की तरह धाराशायी हो गया था, जैसे मोतियों के माला को किसी ने झटके से तोड़ा हो और मोती कमरे की चार दीवारी में इस कदर बिखर गए हों जैसे कभी इकट्ठे थे ही नहीं। हर रोज की भांति क्लास खत्म होते ही मैंने फ़ोन किया था स्वरा को, और जब स्वरा ने कहा था कि मुझे कुछ कहना है मोक्ष, तो कितनी ही लापरवाही में मैं बोल बैठा था, बोलना। मुझे क्या मालूम था स्वरा वो कह जाएगी जिसका कभी सपने तक में ख्याल ना आया हो, और आता भी कैसे, जिस शख्सियत पर स्वयं से ज़्यादा यकीन हो उससे दगाबाजी की उम्मीद कल्पना से परे था। ये कुछ देर तक खामोशी रही हमारे फ़ोन लाइन पर, उसको शायद मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी और मुझे उसकी सफाई का इंतज़ार। पर जब इंतज़ार बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैंने फ़ोन काट दिया। मैं जैसे तैसे अपने कमरे पहुंचा। मेरा रूममेट दोपहर की क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। मुझे रोता देख उसने कारण पूछा तो मेरे रोने की रफ्तार और बढ़ गई। मैं बस इतना कह पाया, उसको कोई और मिल गया दोस्त। लड़के आंसू नहीं संभाल सकते और उनको इमोशनल कैसे होना है समझ नहीं आता है, उनके सिलेबस के बाहर की बात है। तो ये वो लाइन है जो ब्रह्मास्त्र है उनके पास, दोस्त अभी आराम कर, शाम को बाहर चलेंगे सब ठीक हो जाएगा। है ना, इतना कह के वो चला गया। मैं अपने कमरे में अपने इश्क के मलबे के साथ अकेला था। वो लम्हे जिन्हें कल तक मैं अपने निगाहों में सहेज के रखा था आज लवारिश पड़े हुए हैं। उस स्वरा से पहली बार का मिलना, कुछ खास नहीं थी वो मुलाकात, पर याद रह गई थी। और फिर वो इजहार इश्क का समय जब मैंने स्वरा को अपने दिल की बात बताई थी
कितने बच्चों की तरह मचलते हुए उसने कहा था, यार मोक्ष कितना देर करता है, मैं कब से वेट कर रही थी। और मैंने बनावटी गुस्से में कह दिया था, हाँ तो तू ही कह देती तो क्या बदल जाता। तो ना बच्चों की गलती पकड़ी जाती है तो छाव में आके कहते यार ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैंने कहा हाँ मेरा ही पहला, तेरे को तो अनुभव भी है पहले। मैंने तो होता है ना, लड़कियां थप्पड़ मारती हैं भाई साहब, माँ कसम चोट नहीं लगती है ना। उसने बड़े प्यार से थप्पड़ मारा था, कुछ भी कह देता है। और धीरे धीरे हौले हौले लिपट सी गई थी मुझसे, धीरे से सिर घुमा के अपने मखमली होठ रख दिए थे मेरे गालों पे। मैं तो स्वर्ग में था उस दिन। स्वर्ग की अप्सरा भी कुछ नहीं थी उस दिन मेरे स्वरा के आगे, है ना। और फिर वो 12वीं के रिज़ल्ट का समय, जब रिज़ल्ट हमेशा उम्मीदों से कम आता है। ये भी इत्तेफाक की बात है कि घर वालों के कठोर शब्दों से जब भी दिल कमज़ोर हुआ, स्वरा के मुलायम से 2 शब्द वापस दिल को मजबूत कर देते थे। मन जब भी निराशा के अंधकार में खोने लगता, स्वरा के हंसने का वो प्यारा सा अंदाज कितनी सहजता से खींच के ला के वापस उजाले में रख देता। और एक आज ऐसे लगा जैसे किसी ने नींबू निचोड़ दी हो, दूध की तरफ फट गया हूँ मैं। जी तो किया करूँ फ़ोन निकालूँ, मन की भड़ास पूछूँ आखिर क्यों किया उसने ऐसा। पर अगले ही पल न हिम्मत हुई न इच्छा, मैं वैसे ही मूर्ति की तरह बैठा रहा अपने कमरे में। कुछ देर के बाद उसका फ़ोन ज़रूर आया था। एक लंबे अंतराल के बाद मैंने फ़ोन उठा लिया, और फ़ोन उठाते उसने एक लंबी खामोशी पसरी रही, कोई कुछ बोल नहीं रहा। एक लंबे इंतज़ार के बाद उसने कहा, कुछ तो कहे यार मोक्ष। अब कहने को क्या ही बचा है स्वरा, फिर भी रहने देते हैं ना। नज़रअंदाजगी से शुरू हुआ है वार्तालाप सवाल जवाब तक पहुंचा, फिर व्यंग तंज तक पहुंचा, फिर आरोप प्रत्यारोप तक पहुंचा। वार्तालाप का पारा चढ़ता रहा और भाषाई मर्यादा झुकते झुकते टूट के बिखर गई थी। संबोधन के न्यूनतम शब्दों से नवाजा एक दूसरे को। ईश्वर करे स्वरा तुझे वो सारे दर्द महसूस हो जो मैंने महसूस किए इन चंद घंटों में। अपनी बद्दुआ और अपनी इच्छा को एक पंक्ति में डाल के मैंने फ़ोन काट दिया। फिर कभी फ़ोन नहीं किया मैंने स्वरा को। मेरे हॉस्टल के सामने वाला वो पेड़ अभी भी वैसे ही उखड़ा पड़ा हुआ है, पर उसके बगल में एक नन्हा पौधा है जो हवाओं के साथ खेल रहा है। और उसको हवाओं के साथ खेलता देख मेरा पेड़ अपने उन दिनों को याद कर रहा है जब इसके आंखों के सामने कुछ पेड़ गिरे थे तो कितनी लापरवाही में मान बैठा था कि इस बिखराव का जिम्मेदार जरूर पेड़ होगा। आज जब स्वयं गिरा तो उसे लगा हर बार गलती पेड़ की नहीं होती। पंक्तियाँ संभालिएगा कि यूँ आँखों में सैलाब उठा और गालों तक हर लहर गई। यूँ आँखों में सैलाब उठा और गालों तक हर लहर गई। हृदय के जज्बात की ज्वाला लब तक आकर ठहर गई। यूँ कहना तो था बहुत मगर हर जख्म दिखाना भारी था। यूँ कहना तो था बहुत मगर हर जख्म दिखाना भारी था। उन जख्मों को शब्दों में पिरोकर लब तक लाना भारी था। और कहते भी तो किससे हम, और कहते भी तो किससे हम, नाजुक सा दिल जिसने तोड़ा, जीवन के अमर भंवर में जिसने तन्हा सा मुझको छोड़ा। मैं क्यों अपने जज्बातों को यूं ही तुझ पे बर्बाद करूं, मैं क्यों अपने जज्बातों को यूं ही तुझ पे बर्बाद करूं। कहीं और लगाऊं भावों को कुछ और कहीं आबाद करूं। तो भौरे सालों उड़ चला हर बाग की कली खिलाने को, तो भौरे सालों उड़ चला हर बाग की कली खिलाने को। जिस दिल को तुमने ठोकर दी उस दिल को कहीं लगाने को, मैं फिर से प्यार लुटाने को, मैं फिर से प्यार को पाने को जीवन पथ पर चल निकला हूँ जीवन को सफल बनाने को। देखो हमको बहुत पहले रियलाइज़ हो गया था कि लड़कों को सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है ना। अंबानी साहब का लड़का चाहे जैसा भी दिखता रहे उसका ब्याह हो जाना है ना। तो हमने लगा होता है ना। उसके बाद आप, प्रकृति का ये रूल है भाई साहब, नेचर का रूल है। आप भी जब भी आप अपने अतीत से निकल के ना, पास्ट से निकल के फ्यूचर में जाने की कोशिश करते हैं, नेचर विल बी लाइक ऐसे कैसे बेटा, ये रहा तुम्हारा बैगेज अगली वाली तक ले जाओ है ना। अभी ढंग से 4-5 महीने भी नहीं गुजरे होंगे जब वापस स्वरा का फ़ोन आया था। ये भी इत्तेफाक था कि अब भी उसका नंबर मेरे फ़ोन में सेव था। फ़ोन स्क्रीन पर उसका नाम देख के ऐसे लगा जैसे मेरे गुरूर की जीत हुई हो। स्वरा को फ़ोन ना करना आसान नहीं था, पर आज ऐसे लगा जैसे उस तपस्या को तमगा हासिल हुआ हो। जीत के इसी एहसास के साथ मैंने फ़ोन उठाया था और हार की इसी स्वीकृति के साथ उसने बताया था कि उनका ब्रेकअप हो गया। अमूमन इन जनरल मुझे दूसरों के दर्द पे कभी हंसी नहीं आती, आज मजा आ गया।
ऐसे लगा जैसे भगवान के दरवाजे पर देर है अंधेर नहीं, है ना, है ना। इसी भाव में मैंने बात किया। कुछ देर चली हमारी बातचीत, और फ़ोन रखने से कुछ देर पहले उसने कहा था, मोक्ष कि हम वापस दोस्त हो सकते हैं, और मैंने बिना वक्त गंवाए हाँ कह दिया था। एक तरफ दिल का मोहब्बत चाहता था कि स्वरा फ़ोन करती रहे, और दूसरी तरफ अभी अभी महसूस हुआ जीत का एक कुटिल एहसास चाहता था कि स्वरा फ़ोन करती रहे। दोनों ही परिस्थिति में स्वरा का फ़ोन करना मुझे अच्छा लगता। सुबह शाम दोपहर रात जब भी मैं फुर्सत में होता स्वरा फ़ोन करती, और मुझे महसूस करके बड़ा अजीब लगता कि पहले जो बातें इतनी रोमानी इतनी रोमांटिक लगती थी आजकल कितनी खोखली लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे हर बात बनावटी हो, हर शब्द छलावा हो, जैसे शतरंज की बिसात पर बातों की बाजी चली जा रही है, और मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत पुख्ता करना हो। पर वो फिर बचपन का एक शेर दोहराता था, एक किस्सा दोहराता था, दिल की शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। इतने दिनों में हमारी बातों की गहराई भले न बढ़ी हो, लंबाई जरूर बढ़ गई थी, और बड़ा अटपटा लगता कि स्वरा ऐसी थी नहीं भाई साहब, ये क्या हो गया इसको। पर एक दिन फेसबुक पर एक लंबा मैसेज आया था, है ना, तब फेसबुक ही था, व्हाट्सएप नहीं था। फेसबुक पर एक लंबा मैसेज आया था, सारांश उसका कुछ ऐसा था, समरी कि यदि मैं पलट के फ़ोन नहीं करता तो स्वरा फ़ोन नहीं करेगी। मैंने उसी क्षण ठीक है लिख के भेज दिया। उसका तुरंत फ़ोन आया, और जितनी कर्कश आवाज़ में उसने कहा था कि क्या था वो, उतने ही नीरस और भावहीन शब्दों में मैंने कहा था, क्या था स्वरा, बनो मत, कितनी कोशिश कर रही हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए, ठीक हो जाए, पर नहीं, तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एकदम चिकने घड़े बने पड़े, और ये 3-4-5 दिनों से नहीं कर रही हूँ मोक्ष, पिछले 3-4 महीने से कर रही हूँ, पर तुम पर असर नहीं हो रहा है। तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया स्वरा, पिछले 4-5 सालों से मैंने यही किया था ना, क्या रिजल्ट आया? सॉरी बोला ना यार उसके लिए, कब तक सॉरी बोलूँ? तब तक सॉरी बोल स्वरा जब तक दिल को यकीन नहीं हो जाता कि तेरा ये सॉरी तेरे हृदय से, तेरा ये सॉरी तेरे होठों से नहीं तेरे हृदय से आ रहा, तब तक सॉरी बोल स्वरा। कैसे कर लेती है यार, तब मैं था, फिर वो आया, उसने छोड़ा तो फिर वापस मेरे पास आ गई। इतनी जल्दी तो जानवर भी साथी नहीं बदलते रहे। कितना भद्दा और क्रूर हो गया है मोक्ष तू। ये वो आखिरी चीज़ थी जो तेरे से सीख ली मैंने स्वरा। फ़ोन लाइन पर एक खामोशी पसर गई थी। दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध स्थापित हो सकते थे हो गए थे। हम अजनबी से दोस्त बने थे, दोस्त से महबूब हुए थे, महबूब से दुश्मन बने थे, दुश्मन से अजनबी, और फिर वापस दोस्त बन गए थे। ज़िंदगी का एक सर्कल पूरा हो गया था। अब हमने दुआएं बांट ली थी, बद्दुआएं बांट ली थी, किस्से बांट ली थी, कहानियाँ बांट ली थी। अब हमारे पास कहने सुनने को कुछ था नहीं, तो फ़ोन लाइन पर सांसों की आवाज़ साएँ साएँ इधर से उधर कर रही थी। कुछ देर के बाद मैंने कहा, अब रहने देते हैं स्वरा, अब नहीं हो पाएगा, ना मैं ढोंग कर पाऊंगा ना तू प्यार कर पाएगी। मुझे पक्का उम्मीद है तुझे कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। इतना कहने के साथ मैंने फ़ोन काट दिया था। मैंने अपने ज़िंदगी के पहले प्यार को आखिरी अलविदा कह दिया था। ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, क्योंकि खुश रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्तः। अब एक्नॉलेजमेंट, मैं इतना अच्छा नहीं था कहानी में, और वो इतनी खराब नहीं थी, पर कहानी मैंने लिखी है। तुमको अपनी कहानी लिखनी है, लिखो, देखते हैं, है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, वाज नॉट दैट बैड, बट मैंने गुस्से में कहानी लिखी तो मैंने लिख दिया, है ना। आर्टिस्टिकली वर्टी ली है भाई साहब ने। हाँ, बाद में लोगों ने बहुत कुछ सिखाया कि बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक है ना। तू दिल पे मत ले ना। इसके बाद हुआ, अभी होता है ना, तब आपके पास होता है ना, आपने वो गाना सुना है ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, है ना। ये दौर था जब उन्होंने तन्हाई छप्पर फाड़ के दी थी, है ना। मैंने वो गाना महसूस किया था, तन्हाई मीलों तक फैली हुई। मैंने वो महसूस किया, वो गाना। ये तब कविता निकलती है कि कोई तो हो जिसके इर्द गिर्द में रह सकूं, कोई तो हो जिससे उलझने में दिल की कह सकूं, कोई तो हो, चाहे भाई बहन या माँ हो, दोस्त या महबूबा हो, कोई तो हो। क्योंकि दिल एकांत नहीं रहना चाहता, क्योंकि जग शांत नहीं रहना चाहता। दुनिया की हर उठापटक के बाद दिल डर सा आ जाता है, हर आतंक से ऐसी हर्ष आ जाता है। जब निराशा की चादर ताने अरमाने सो जाती हैं, जब निराशा की चादर ताने अरमाने सो जाती हैं, जब उम्मीदों की तमहर किरणें नाउम्दी में खो जाती हैं, तब कोई तो हो जिसे अंधेरे में टटोल कर बाहों में भर सकूं, लिपट गले जिसके मैं हर डर को सह सकूं, कोई तो हो जिसके इर्द गिर्द मैं रह सकूं, जिससे उलझने में दिल की कह सकूं। खुद को खिलाना, खुद खाना, खुद को हंसाना, खुद हंसना, खुद को रुलाना, खुद रोना, तंग आ गया हूँ खुद के इस खुदगर्जी से।
अब जीना चाहता हूँ किसी की खुशियों के लिए, किसी की मर्जी से, पर कोई तो हो जो इस बेडोर पतंग को फिर से उड़ा सके, जो अपना का मुझ पर हुकूमत चला सके, मोहब्बत लुटा सके। कोई तो हो जिसके संग हंस सकूँ, आंसू में बह सकूँ, जिसे मैं अपना कह सकूँ। कोई तो हो जिसके इर्द गिर्द मैं रह सकूँ, जिससे उलझने में मैं दिल की कह सकूँ। दिल टूटता है भाई साहब, है ना, तो इंसान को, है ना, दो ही कैरेक्टर दिखाई देते हैं, मम्मी यार देखो क्या हो गया, या भाई यार देख क्या हो गया, है ना, यही दो कैरेक्टर हैं। तो तब हुआ मैंने, ये वो दौर था जब मैं मम्मी के बहुत पास आ गया, वरना हॉस्टल में डालने के बाद तो उन्होंने वो था ना कैसे पेरेंट्स हैं वाला, फिर मैं ना, फिर वहाँ पे वो 4 पंक्तियाँ संभालिएगा, माँ के ऊपर है कि मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी ख्वाहिश अधूरी है ये महबूबा समझती है, मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी ख्वाहिश अधूरी है ये महबूबा समझती है, मगर इन ख्वाहिशों इन मंजिलों की बीच की खुशियाँ, मगर इन ख्वाहिशों इन मंजिलों की बीच की खुशियाँ मुझे कब क्या ज़रूरी है ये मेरी माँ समझते हैं। और इश्क में हारे हुए लोगों को ईश्वर दोस्त बख्शता है? आपने वो सुना होगा ना कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता है तो उसने माँ बनाई, है ना, अब माएँ हर जगह नहीं हो सकती हैं तो उसने दोस्त बना, है ना। तो यही है कि अब इस दोस्त ऐसे होते हैं, हॉस्टल में रहने वाले लड़कों की ज़िंदगी में सारे किरदारों का मल्टी रोल प्ले करते हैं दोस्त, है ना। बाप की तरह डांटते हैं गलती कर जाने पर, बड़े भाई की तरह कपड़े पसंद कराते हैं, माँ की तरह मैगी बना के देते हैं रात को भूख लगी तो, घर में रक्षाबंधन पर बहन की भेजी हुई राखी कलाई पे दोस्त बांधते हैं। कभी बिखर रहे होते आप तो ईश्वर की तरह गले लगा के मजबूत कर देते हैं, संभाल लेते हैं, दोस्त वो होते हैं। पंक्तियाँ संभालिएगा कि मझधार में नैया खेने वाले दोस्त मिले हैं, मझधार में नैया खेने वाले दोस्त मिले हैं, हर बात पे मेरी लेने वाले दोस्त मिले हैं, है ना। ऑल माई फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, है ना। मझधार में नैया खेने वाले दोस्त मिले हैं, हर बात पे मेरी लेने वाले दोस्त मिले हैं, जितना मेरा हक बनता है उनके ऊपर, जितना मेरा हक बनता है उनके ऊपर, उससे ज़्यादा देने वाले दोस्त मिले हैं, है ना। और तब के दोस्त भाई साहब, आज से 10 साल पहले के दोस्त ये वाला चरस नहीं बोते थे, बी द वे यू आर, है ना। ये वाला चरस बोया ही नहीं उन्होंने मेरी ज़िंदगी में, वरना सही बता रहा हूँ मैं वैसा अपने आप को नहीं देख पाता, मैं खुद आईने के सामने खड़े होकर गोली मारता अपने आप को। उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि इस लड़के को, आपने वो गाना सुना है ना, पप्पू कांड डांस वाला, राइट, आई वॉज द पप्पू इन माई लाइफ, है ना। वो पहले कॉलेज का पहला दिन, फॉर्मल शॉर्ट पैंट पहन के, बालों में तेल लगा के, गर्दन तक का बटन बंद करके गया हूँ, होता है ना, पीपल जज यू, राइट, आई हैव फेल्ट दैट डे। वो भाई बंदे यहाँ तक की शॉर्ट खोल के, है ना, अच्छे खासे, वो बालों में, तब बालों को स्पाइक करने का दौर चल रहा था ना, ऐसे त्रिशूल बना लेते थे बालों के अपने और लिए जा रहे हैं, मतलब मैंने गायों के सींग देखे थे, फिर मैंने लड़कों के देखे ऐसे में मैं कॉलेज गया भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको अंग्रेजी वाला कष्ट तो सुना ही दिया। मैं कॉलेज गया तमिलनाडु में, है ना, और मेरे सम लॉजिस्टिकल इशू के कारण मेरा हॉस्टल कमरा अलॉट नहीं हुआ था, है ना। तो मैं गया हॉस्टल वार्डन ऑफिस में, ये उस कॉलेज का है, इसको पता हॉस्टल वार्डन ऑफिस में गया और मुझे कहना है उसको कि मुझे मेरा रूम नहीं मिला, है ना। अब देखो इंग्लिश मेरी नहीं है, इंग्लिश मुझे नहीं आती, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ना। कौन कौन यहाँ फ्रेंच और जर्मन पढ़ा है ना, आप बोल सकते हो फ्रेंच बेसिक, है ना। मैं बिहार बोर्ड में था 2003 तक, तो जैसे आपके यहाँ जर्मन 6th या 7th में इंट्रोड्यूस होता है, राइट, और 2 साल पढ़ा के छोड़ देते हैं, हमारे बिहार बोर्ड में 6ठी क्लास में अंग्रेजी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ए फॉर एप्पल मैंने 6th स्टैंडर्ड में सीखी है, और इतना सिखाने के बाद वो हमको ट्रांसलेशन सिखाते थे, है ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। अब इसमें हमारे को क्या होता था, हम पहले हिंदी सोचते थे, फिर उसका अनुवाद करते थे, फिर अंग्रेजी रखते, राइट। हमारे यहाँ राम जात चला जाता है, फिर राम गोज ऐसे में, है ना, मेरे पिताजी ने मुझे हॉस्टल में डाला सीबीएसई स्कूल में। मैं 6th स्टैंडर्ड में था जब सीबीएसई में 3rd में एडमिशन हुआ है, और आपको पता नहीं उसके लिए कितनी पैरवी करनी पड़ी है मेरे बाप को ले लो यार है ना।
भाई साहब एक चैप्टर था उसमें, थर्ड चैप्टर है साइंस का, दी ब्रेन करके, है ना। सबसे पहले THE दी कैसे होता है मेरे को कोई समझा, DID क्यों नहीं हुआ, है ना। मैं उसको 3-4 महीने तक थे ब्रेन पढ़ता रहा। मैं कहता था मम्मी 1-2 ब्रेन थे अभी नहीं है किसी के पास। तभी वो जियो को गो, एसो को सो और टीओ को टू पढ़ रहे हैं और भाई साहब मेरे को साइलेंट लेटर्स ने जो खून पिया है मेरा। मैं हिंदी संस्कृत पढ़ने वाला लड़का, जो लिखते थे वही पढ़ते थे। आधा पढ़ना है ना तो हम हलंत लगा के आधा कर देते थे उसको। स्कूल नहीं पढ़ते हैं हम, स्कूल पढ़ते हैं, राइट। उन्होंने भाई साहब 2004 में आई थी ना सुनामी, टीवी पे टी सुनामी लिख रहे हैं मेरा लोग कितने लोग मरे इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। मैं कंफ्यूज, ये टी को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कैसे इनको एंकर बना दिया, गलत पढ़ रहे हैं भाई साहब। और उसमें एक वर्ड आता है मेडुला ऑब्लांगाटा वो ब्रेन का वो हिस्सा है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने नो का मतलब नहीं समझा था, नो मीन्स नो। फिर KNOW को नो क्यों पढ़ते, मैंने उसको कितनी जिंदगी भर नो पढ़ा है। knowledge एक्नॉलेज में एक्नॉलेज पढ़ते हैं, राइट। नॉलेज को knowledge क्यों नहीं पढ़ते हैं, मेरे को ये चीज़ परेशान करती रही, है ना। आप उसके ये होगा, हमने 10वीं क्लास तक रिटन अंग्रेजी सीख ली थी। रिटन में क्या आप सोचते हो, है ना, आपके पास टाइम है, आप उसको मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था तो मुझे पता था अकबर कब पैदा हुआ है। आई हैड नो क्लू व्हेन वाज अकबर बॉर्न मैं आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकता हूं अंक को, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है भाई साहब। तो जैसे तैसे ठेल ठाल के 10वीं क्लास तक पहुंच गया। रिटन इंग्लिश हमारी अच्छी हो गई थी। हमारे यहाँ राम चला भी गया तो बुला के लिखवा लेते थे कि क्यों चला गया। आजकल तो राम आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पहले आ जाएंगे फिर राम विल कम अब ये सब हो गया है। अब मैं पहुंचा, अब इसमें क्या होता है, आप किसी से अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, है ना। अब वो एक लाइन कह के निकल गया, आप उस लाइन का जवाब सोच के हिंदी में अनुवाद करें, तब तक बंदा तो दूसरी बात कह दिया। अब आप टेंशन में वो पहले वाले का जवाब दे कि दूसरे वाले का अनुवाद करें। ऐसे में मैं हॉस्टल के वार्डन के सामने खड़ा हूँ, मुझे उसको कहना है मुझे मेरा कमरा नहीं मिला। All that I could come with is me room not got. उसने कुछ नहीं बोला, होता ने स्ट्रेट फेस रख के ऊपर से नीचे तक देखा। ओ भाई साहब दूसरे की हेल्प करने लग गया। उसने कुछ बोला भी होगा तो टेंशन में मैंने सुना नहीं है कुछ। वो 10-15 मिनट इतना टेंशनदायक था मेरे लिए, है ना। टेंशनदायक कोई शब्द नहीं होता, मान लीजिए आज से है। इतना परेशान करने वाला। तब पीछे से कोई आया कि भाई मैं देखता हूँ। फिर उस आदमी ने देख लिया सब, है ना, उसने संभाल दिया। फिर वही मेरा आगे चल के बेस्ट फ्रेंड हुआ। तो उसने जिम्मा उठाया कि ये वाली एम्बेरसमेंट इसकी ज़िंदगी में आगे नहीं आने देना चाहिए। तो लड़के सबसे पहली चीज़ कहते हैं इंग्लिश फिल्में देखा कर, है ना। तो मैं वो आदमी था जो एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे करके हमने कई सारी वेब सीरीज देखी है ना। कई दफ़ा तो भाई हम एक्सेंट में परेशान हो गए। अंग्रेजी अमेरिका वाले कुछ और बोल रहे हैं, ब्रिटेन वाले कुछ और बोल रहे हैं, और मतलब ना पीछे कर करके एक ही डायलॉग को 3-4 बार सुन रहे हैं ताकि हम हिंदी में अनुवाद कर सके वो कह क्या रहे हैं। ऐसे करके भी भाई अंग्रेजी नहीं सीख पाए हम, है ना। अब समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, पर हम बोल नहीं पाते हैं। तो हमारे दोस्तों ने दूसरा नेक्स्ट लेवल पे लेके गए इस चीज़ को। भाई वो रैंचो से सीख के आए थे, कमज़ोर विद्यार्थी का हाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरा हेडफोन छुपा देंगे, मेरा हेडफोन, वो कहेंगे अंग्रेजी में मांग तो देंगे। मैंने 2 फ़ोन तोड़े हैं अपने, ना फ़ोन रहेगा ना हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने 4 साल होता ना, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे इंसान का इश्क में एक बार कटना चाहिए। एक बार जब इंसान में का इश्क में कट जाता है तो फिर उसको अपना फ्यूचर क्लियर दिखाई देता है ना। होता है ना, वो माँ बाप जो कहते हैं ना बेटा ये सब डिस्ट्रैक्शन है, इन सब चीज़ों के पीछे मत करो, फ्यूचर पे ध्यान दो। तो जब पहली बार कटता है तब लगता है माँ बाप कितने ज्ञानी है, आहा।
पहले से इनको हमारा फ्यूचर पता था और माँ बाप एकदम देवता महसूस होने लगते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब फिर मैंने कॉलेज में तय किया कि 4 साल पढ़ाई पे ध्यान देना है, CGPA मजबूत करना है, ड्रीम पैकेज लेके जाना है, कविताओं में दुनिया लूट लेनी है एकदम। तो 3 साल हमने यही किया, है ना। चौथे साल में प्लेसमेंट का नाम सुना है आप लोगों ने? तो CSE और IT वालों के लिए उत्सव का समय होता है और मैकेनिकल वालों के लिए मातम का। हमारे लिए ना होता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, 2013 में जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने गया था तो मेरा मन था IT या CSE लेने का। पर हमारे एक दूर के चचा ने हमारे पास के पापा को ये कह दिया कि देश में एक ऐसी सरकार आने वाली है जो मेक इन इंडिया करने वाली है ना। तो फिर सारी फैक्ट्रियाँ चीन से उठ के हिंदुस्तान में यूँ आने वाली हैं। तो मैकेनिकल जॉब रहेगा तो बेटा घर के बगल में नौकरी करेगा, है ना। तो पापा ने कह दिया वो, और माँ बाप जब इमोशनल कार्ड खेलने पे आते हैं ना तो केकई शर्मा जाएगी। उन्होंने हमसे मैकेनिकल दिलवा दिया भाई साहब। मैकेनिकल की कंपनियां ही नहीं आती हैं, है ना, जो आएंगी ना। रिलेट कर रहा है कोई मेरे से नेक्स्ट लेवल पे। तो एक कंपनी आई, है ना, बहुत सारी मास प्लेसमेंट के बाद एक कंपनी आई और उसने कहा आपके पास डिग्री है, मैं इंजीनियरिंग की, कोई बात नहीं, आप कौन से ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता, आ जाइए, हमको आपसे शेयर मार्केट खिलवाने हैं। हमको लगा है अगर फिरदौस जमी हंसतो हम ही हंसो, आपके चरण कहाँ है देवता, है ना। मैं तो आपके चरण चूम लूँ, है ना। मेरी माँ ने मेरे डिग्री कंप्लीट होने के बाद, आप भेलपुरी खाए होगे ना, हमारे तरफ उसको भूजा बोलते हैं। मेरी डिग्री पर मम्मी ने भूजा बना के खाया है, कहती है किसी काम का तो है नहीं है। लिटरली वो तो अच्छा था कि लेमिनेटेड था तो धो के रख लिया वापस मैंने। तो ऐसा लगा कि कोई कंपनी मुझे इतनी इज्जत दे रही है कि कह रही है आ जाओ, कहीं की भी डिग्री हम बिठा देंगे। भाई 4000 लड़के बैठे थे उस प्लेसमेंट में। VIT में हम एक पूरा जिला बना के बैठे हैं कॉलेज के अंदर, 40,000 लोग रहते हैं उस कॉलेज में, है ना। तो VIT में हमने बैठे 4000 लोगों में से पहले 450 सेलेक्ट किए, अपन उसमें थे, है ना। फिर दूसरे राउंड, पहला राउंड तो हमने जय माता दी ABCD किया है, घंटा 4 साल पढ़े थे हम। हमको दिख गया था भाई पढ़ के भी वही 5 लाख की नौकरी करनी है, और नहीं पढ़ेंगे तो 3 लाख, और पढ़ लेंगे तो 5 लाख, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, क्यों पढ़े। तो हमने जय माता दी ABCD की और भगवान बहुत मेहरबान है ना, मैंने कहा लगा हाँ ईश्वर है। हमने उसके बाद दूसरा राउंड हुआ केस स्टडी। अब मैकेनिकल के लड़के 4 साल पढ़ाई नहीं करते हैं भाई साहब, इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, कॉमेडी से लेके पोएट्री तक बड़े बड़े फेस्ट कराते हैं, कॉर्पोरेट डील्स लेके आते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं। केस स्टडी तो हमारे लिए यूँ है ना। केस स्टडी निकाला हमने, 450 से उसने 150 सेलेक्ट किए। फिर हुआ टेक्निकल राउंड, हमसे बातें करवाओ, हम तो क्या बात करेंगे। 150 से हुआ 50। फिर हुआ पहला HR राउंड, 50 से हुए 34, अपन थे। अब अपन को लग रहा है आहा, एक झटके में 1 साल में एजुकेशन लोन निकाल देंगे। फिर बाप को एक गाड़ी दिलाएंगे, बहुत दिन से ताना मार रहे हैं, है ना। फिर मम्मी के लिए कार ले लेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, इतना सेल्फलेस, भगवान को भी धोखा दे रहे हैं हम लोग। फिर 34 के बाद से सेकेंड HR राउंड हुआ और HR ने पूछ लिया, शुभम अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हाट यू हैव डन इन द कॉलेज। मैंने कहा इस पे तो पोथी लिखी है हमने। फिर मैंने कहा मैं कविताएं करता हूँ। उसने कहा 1-2 सुना दो, मैंने सुना दिया, बहुत खुश हुआ। फिर लगा अब तो हो गया। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ सिलसिला, रात को 11 बजे तक चला था। 2 बजे उसने मेल किया था मुझे। 34 में से 24 सेलेक्ट किए थे उन्होंने, अपन नहीं थे उसमें जी। हंसी आ रही है आपको? बहुत क्रूअल लोग। उसने लिख के भेजा था मेल में, शुभम आई थिंक यू आर अ गुड पोएट एंड यू शुड परसू दैट rather than coming and falling the prey of corporate world. मेरा तो जी किया भाई साहब, तेरे को मना करना था, मना कर देती। ये तो यही बात हो गई कि यू डिजर्व बेटर। मेरे को नहीं चाहिए बेटर, मेरे को इधर ही रहना है। तू ऑप्शन तो दे, अभी डायरी जला के आता हूं मैं तेरे पास। You
यू आर अ गुड पोएट। भाई उस दिन मेरे को ऐसा लगा 4 साल मैंने बर्बाद किया। ऐसा लगा क्यों ही बोला मैंने कविताएं करता हूँ, बाद में जाके भले करता, कह देता माँ के पैर दबाए हैं 4 साल मैंने, है ना। पर उस दिन ये रात के 2 बजे हुआ, 3:30 बजे मैं ए ब्लॉक के बाहर, मतलब हमारे हॉस्टल के बाहर टहल रहा हूँ और वो पंक्ति हुई। आप देखो ज़िंदगी में, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में कई दफ़ा आप खुद फैसले नहीं ले पाते हो तो ईश्वर आपके लिए फैसले लेता है, और वो बहुत क्रूअल महसूस होता है। मैंने ईश्वर से स्पोर्ट्स कार मांग रहा था, मतलब खेलने वाली गाड़ियाँ मांग रहा था। स्पोर्ट्स कार्स तो मुंबई वाले कुछ और समझते हैं। कल्चर का फर्क है। तो मैं उनने खिलौने मांग रहा था और भगवान एक्चुअल कार लेके तैयार थे। खिलौने के लिए मना कर दिया, मेरा दिल टूट गया, मैं घर आके रो रहा था। कविता हुई वहाँ पे, वो कविता जो पिछले 3-4 सालों से दुनिया पे छाई हुई है, हिंदुस्तान पे छाई हुई है। पंक्तियाँ शुरू होती है कि माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना की थक के टूट रहे और सफ़र अभी दुर्गामी है, जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना की थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना की हिम्मत टूट गई आँखों में निराशा छाई है, माना की हिम्मत टूट गई आँखों में निराशा छाई है, माना की चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता, ये इतना ही इंजीनियरिंग करी थी मैंने, जितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी इन 4 पंक्तियों में उतार दी मैंने। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे, हम धरती पर सबसे उत्कृष्ट प्राणी हैं और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप इतनी अच्छी कविताएं लिख कैसे लेते हो। मैंने कहा हाथ से नहीं, मतलब कहाँ कैसे सोचते हो आप। मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। मैं ना, गुलजार साहब ने कहा है कि अनुपम साहब का शो था, उस पर गुलजार साहब से अनुपम सर ने पूछा था, अनुपम खेर साहब ने, कि गुलजार साहब क्या ज़रूरी है कि शायर आदमी को मुसलसल उदास रहना पड़ता है ना, हमेशा उदास रहना पड़ता है, क्या ज़रूरी है। तो गुलजार साहब ने कहा देखो जी, उदासी जो है ना लंबे समय तक टिकती है, खुशी क्या फुलझड़ी की तरह गायब हो जाती है, और उदासी अखंड दिया है, जलते रहता है, अभी तेल खत्म होने को आता है तो कोई ना कोई चरस बुके चला जाता है उसका। तो इंसान लिखते रहता है। मेरे लिखने का साइकिल ऐसा है कि जब मैं खुश होता हूँ तो ज़िंदगी इंजॉय कर रहा होता हूँ, है ना, बहुत इंजॉय कर रहा था, चरम पे आए ज़िंदगी इसी के लिए तो पैदा हुए हैं। भगवान को लगता है अबे यार ये तो टैलेंट बर्बाद हो रहा है, इसके लिए तो नहीं भेजा इसको। तो वो थोक भाव में दुख भेजते हैं, है ना। खुश था, भगवान से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, दुख भेजा उन्होंने, और धीरे से कान में कहते कंटेंट है लिख ले। हमने क्या जी दुख पे कविताएं लिखती, है ना। अब 4 पंक्तियां लिखने के बाद लगता अबे यार ये तो अच्छी लिख गई है ना। क्या दुख था, भाड़ में जाए, अभी जाते हैं। उसके बाद ये सारा कांड हो गया ना, प्लेसमेंट वाला कांड हो गया, मैंने कविता लिख ली, रूममेट को जाके ये नहीं बोला कि प्लेसमेंट नहीं हुआ, भाई एक कविता हुई है सुनेगा। उसने सुनी, उसको भी अच्छी लगी, उसने तारीफ कर दिया। अब है ना कि क्या, मतलब भूल ही जाते हैं हम कविताएं लिखने के बाद। आर्ट यही काम करती है, आपके ज़िंदगी जीने का मकसद देती है, कि मतलब आप
खुश हैं, खुश रहिए। और ये खुशी का सिलसिला है ना, खुश था, भगवान को नहीं लगा कि चलो ठीक है कुछ तो लिख, दुख भेजा उन्होंने, कंटेंट मिला, कविताएं लिखी, वापस में खुश। यही है ज़िंदगी का चक्र। आपके ज़िंदगी में आर्ट यही काम करता है। आप खुद देखो, खुश हो तो म्यूजिक पे नाच रहे होते हो, उदास हो तो अरिजीत सिंह के लिरिक्स गुनगुना रहे होते हो, राइट। तो यही सिलसिला है, आर्ट यही काम करता है। तो ये सब हो गया, कॉलेज हमारा निकल गया, अब ख़त्म हो गया प्लेसमेंट, है ना। अब मैं पहुंचा हूँ अपने घर, कॉलेज ख़त्म हो गया, प्लेसमेंट हुई है एक मास प्लेसमेंट कंपनी में, है ना। आईटी की एक कंपनी आई है, वो उठा के ले गई है। उसने पूछा आपने पढ़ाई करी है? मैंने कहा पता नहीं। तो कहते आ जाओ पढ़ा देंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वो कोडिंग करवाने वाले थे अहमदाबाद में, है ना। पहले तो अहमदाबाद सोच के ही डर लगा, पता ना, इंजीनियरिंग को भेज दो आप ड्राई स्टेट में। है ना, वो भी मैकेनिकल। हमारे घर में बूढ़ा फकीर साहब रहते हैं। तो मैं गया घर, और मेरा घर भाई साहब घर नहीं, वो आपने वो वाला हलचल में है या कि आई डोंट नो एक्चुअल फिल्म में, जिसमें वो कहते हैं ना इसको घर क्यों कहते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। मेरे 4 दादाओं की फैमिली एक साथ रहती है, 56 लोग हैं लिखित तौर पे। ऑन पेपर्स वी आर 56 मेंबर्स इन आवर हाउस। इमेजिन करो, हमारे घर में हमको दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है कुछ रही करने के लिए। एकता कपूर ला के केवल कैमरा रख दे। आप लोग को परेशानी है ना टीवी पे कैसे खराब डिबेट हो रहे हैं, हम टीवी म्यूट कर देते हैं। हमारे घर में हमारे पापा जी बीजेपी सपोर्टर हैं, मेरे दादाजी कांग्रेसी हैं, है ना। मेरे चाचा जिला पार्षद हैं आरजेडी से, मेरी मम्मी नीतीश कुमार की सपोर्टर हैं, और मैं नया नया आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हुआ था। एक दौर था ये वाला, है ना, जब सबको बड़ा रोजी लगता था। हमारे घर में हमने डेमोक्रेसी के अध्याय लिखे हैं। हम बैठ जाते थे तो अर्णव गोस्वामी पानी भरने लग जाए हमारे आगे, हम जब डिबेट करते थे, क्योंकि अर्णव गोस्वामी को पर्सनल लाइफ थोड़ी पता है। वो तो सिर्फ उस बात पे बात करे जो आपने पब्लिकली कहा है। हम तो अपनी डिबेट में पर्सनल लेके आते थे। तुम ऐसे हो क्योंकि इसको सपोर्ट करते हो, है ना। ऐसे में मैं घर पहुंचा हूं, और पहले ही घर वालों को शिकायत है, घर छोड़ो, गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, वैसे रिश्तेदार जो मेरे पैदा होने पे भी नहीं आए हैं, उनको भी पढ़िए कि अच्छा इसने सरकारी कॉलेज से नहीं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है, फिर तो डोनेशन से पढ़ा है जी, फिर तो क्या ही होएगा इसका। अच्छा घर आके बैठ गया है, मैं तो पहले ही कहता था पैसे बर्बाद है ना। ऐसे में, है ना, आपसे घर में एक बार भी कोई पूछे ना कि क्या करने वाले हो फ्यूचर में, तो आपको कम से कम 30-40 बार बताना है दिन भर में कि क्या करने वाले हो फ्यूचर में। ऐसा फ्यूचर जो आपको नहीं पता है, दूसरे को यकीन दिलाना है ना। ओ भाई साहब, 7 दिन, है ना। होम इज द प्लेस वेयर यू फाउंड, देखिए ना, पीस। दैट वॉज नॉट होम, मेंटल असाइलम है उसको। 7 दिन लगे होंगे कॉलेज में। मैं बड़ा कंफ्यूज था क्या करना है। 7 दिन का वो टॉर्चर मुझे यकीन दिला दिया मुझे क्या करना है। मैंने एक दिन गया, पापा जी खाना खा रहे थे, है ना। हमारे बिहार में लोग खाना खाते हैं स्टील के बर्तन में, है ना, स्टील के गिलास होती है, स्टील की कटोरी होता है। पापा जी खा रहे हैं ना, रोटी का कौर डाला है मुंह में। मैंने बम फोड़ा माथे पे उनके, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है ना। पापा खा रहे, पापा कहते हैं हो तो गई इंजीनियरिंग, अब क्या नहीं करनी है ना। मैंने कहा अब जॉब नहीं करनी है। ये आप समझो, आप डेप्थ समझो। हमारे यहाँ पढ़ाया लिखाया ही इसलिए जाता है ताकि आप एक नौकरी करें। हमने पिताजी के सारे इन्वेस्टमेंट लिए हैं अपने में, है ना, एक एक करके 2-2 का। जैसे आप ऐसा समझो, आपने मुंबई में एक फ्लैट के इन्वेस्टमेंट डाल दिए हैं, फाइनल डे पे बिल्डर कह रहा नहीं दूंगा, जो करने का है कर। पापा हमारे घर में उस दिन स्टील के बर्तन थे तो भाई टूटे नहीं, केवल डेंट आया है। पापा कहते फिर क्या करना है आपको। मैंने कह दिया कविताएं लिखनी है। अब मेरे पापा उस दौर के हैं, बिहार में बाबा नागार्जुन को हमने भूखों मरने दिया है। पापा उस दौर के हैं जब उन्होंने प्रेमचंद की फटी जूते के नोवेल्स पढ़े हैं कि स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ा उन्होंने। पापा उस दौर में जिए हैं जब कविताओं को, कवियों को इस हिसाब से देखा जाता था कि आज आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी है, आप मेरे घर खा के जाइएगा।
पापा को लगता है इतना इन्वेस्टमेंट के बाद ये आदमी धोती कुर्ता पहन के, हवाई चप्पल पहन के, एक झोला लटका के स्टेज पे चढ़ता फिरेगा। पापा के दिमाग में ये इमेज है। मेरे दिमाग में कि अपन को तो गुलजार बनने का है ना। दोनों एक्सट्रीम पे जी रहे हैं। किसी को नहीं पता कि मुंबई नाम की एक जगह एग्जिस्ट करती है जहां सबसे संघर्ष वाली जगह को आरामनगर कहते हैं। हमको लगा हम 10 रुपए में लिट्टी चोखा खा के दिन काट देंगे, फिर पता चल 10 रुपए में सिर्फ एक बड़ा पाव मिलेगा, है ना। और बॉम्बे इतना कॉस्टली शहर है, ये बॉम्बे आने के बाद पता चलता है क्यों इसको ड्रीम शहर कहा जाता है। क्यों लोग हिम्मत हार के नहीं जाते हैं, लोग आर्थिक तौर पे हार के जाते हैं इस शहर से। इस शहर में टिके रहने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं। और पापा को सीधा दिख रहा था पैसे कमाएगा कैसे, कविताओं में तो पैसे हैं नहीं। और झूठ नहीं बोल रहे थे। वो वही वाली बात है जब पहली इश्क में माँ बाप कहते कि ये भ्रम कर रहा है, बेवकूफ़ कर रहा है, हम नहीं मानते हैं। फिर टूटता है दिल तो लगता है कि पापा सही कह रहे थे। वैसे भी मैं ड्रीम देख रहा था, पापा कहते होगा नहीं। फिर भाई साहब 7 दिन तक बाप बेटे ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है। बड़े घर होने का, मुंबई के फ्लैट वालों, बड़े घर होने का फ़ायदा ये है। तो अब जब 56 लोग रहते हैं तो मेरा घर भी इतना बड़ा है। 36 कमरे हैं मेरे घर में, लिटरली 36 रूम्स। मेरी मम्मी आती है मुंबई के फ्लैट में तो कहती है मुझे नहीं रहना यहाँ पे, है ना। इतने में तो हमारी गाय बांध देते हैं। तो पापा आते थे दुकान से 7 बजे 8 बजे। मैं 8 बजे अपने कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे चला गया हूँ। 2 कॉर्नर, एक्सट्रीम कॉर्नर पे इतना बड़ा है ना कि बीच में यहाँ से पापा यदि आवाज़ लगाएंगे मुझे तो बीच में आंगन में खड़ा एक व्यक्ति बोलेगा मेरा नाम पुकार के कि तुमको तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। 2 वे चैनल, सीधी आवाज़ पहुँच ही नहीं सकती है। तो 7 दिन तक हमने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। हमारे घर में जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तो आंगन में सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। आंगन, वो पुरानी फिल्मों वाला दृश्य याद कीजिए, आंगन में सारे बुजुर्ग फैसला करने के लिए बैठे हुए हैं। और हमारे घर की बहनें, औरतें उसको दरबार कहती हैं, है ना। तो 7 दिन बाद मेरी बहन आके फैसला कहती है चलिए दरबार में आपको बुलाया गया, है ना। 4-5 लोग बैठे हैं और मैं ऐसे अपराध बोध की तरह कि क्या ही कांड कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी, आज तो चलिए शहीद होते हैं। मैं गया तो पापा कहते जब तय कर लिया कि मुंबई जाना है तो घर पे क्यों बैठे हो, जा क्यों नहीं रहे हो। मेरे ही बाप है ना मम्मी। पापा कहते तय कर लिया, जाओ करके देखो। अपेरेंटली किसी ने पापा को ऐसा बोला था। लोग दोस्तों की बात सुनते हैं, बेटों की नहीं सुनते। किसी ने पापा को ये बात बोला था जाने दीजिए, 3-4 महीने में लौट के नहीं आ गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। काहे को आप अकलंक लेते हैं ना, कलंक काहे को लेने का, जाने दीजिए वरना जिंदगी भर कहेगा पापा ने बढ़ने नहीं दिया आगे, वरना मैं बढ़ जाता आगे। तो पापा इसलिए नहीं आने दे रहे कि मुझे कि उनको यकीन है कि मैं कुछ कर लूँगा, उनको यकीन है कि लौट के आना है, जाओ। मैं चला आया मुंबई। अच्छे कॉलेज से पढ़ने की सुविधा, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था, है ना। अच्छे कॉलेज से पढ़ने की सुविधा ये है कि अच्छे अच्छे जगहों पे आपके सीनियर्स पहुँचे हुए हैं। तो मेरे कॉलेज के 2-4 सीनियर इंडस्ट्री में थे। सो उनके थ्रू एंड थ्रू एक बड़े डायरेक्टर साहब से मिलने का मौका मिला। उन्होंने एक फ़िल्म डायरेक्ट करी थी तो उनसे मिलने का, नाम लेके उनको पॉपुलर नहीं करना चाहता मैं। उन्होंने मेरी कविताएं सुनी, कहानियाँ सुनी, और सुनने के बाद ऐसा उन्होंने बोला यार शुभम लिखते तो बहुत प्यारे हो आप, पर इसको हम फिल्मों में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा करो आप कुछ स्क्रीन प्ले लिखो, है ना। और तब अपन कुछ करते हैं, आप 15-20 मिनट का कोई शॉर्ट फिल्म लिखो, उसको अपन शूट करते हैं, मज़ा आ जाएगा। मतलब कि क्या ही लिखते हो यार, है ना। उन्होंने टॉपिक दिया। तब ये वो दौर था 2017-2018 जब शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान वाली फिल्में बन रही थी, जो सेक्स पे बात कर रही थी पर सेक्सुअल नहीं हो रही थी, वल्गर नहीं हो रही थी, है ना। परिवार के साथ आप देख सकते हैं, हालांकि हम मेरे यहाँ तो वो भी नहीं देख सकते, बट फिर भी आप लोग अपने परिवार के साथ, तो ऐसा कुछ लिखना था जो सेक्स कॉमेडी हो, सेक्स पे जोक्स हो, कॉमेडी हो, पर वो वल्गर ना हो, है ना। उन्होंने कहा लिख के ले आओ। मैं ठहरा इंजीनियर आदमी, है ना। आप कैसे मानते हो, समझते हो कि कोई भी जोक वल्गर नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल में एक लड़की होती है जो बताती है ब्रो यू हैव क्रॉस द लाइन हेयर। मेरे बैच में 720 लोग थे, मैकेनिकल में 720 लोग थे, उसमें 13 लड़कियां थे। 4 साल बाद ऑल ऑफ देम कॉल्ड देमसेल्फ ब्रो। वो हमसे गंदे जोक कर रही थी,
हमसे ऐसी बातें कर रही थी कि कभी कभी लगता था बड़े रहने दे, ऐसी बातें मत कर मेरे सामने, है ना। तो उन्होंने कहा सेक्स पे कॉमेडी होनी चाहिए, वल्गर नहीं। मैं इंजीनियर, ऊपर से मैं कहने, मुझे पता ही नहीं ये लाइन कहाँ ब्लर होती है ना। मैं लिख के लेके गया उनके पास। लिख के ले जाने के बाद उन्होंने सिनॉप्सिस सुना और सुन के कहते हैं ये शुभम, ये इतनी वाहियात है, ये इतनी वाहियात सिनॉप्सिस है कि इसको मैं फाड़ के फेंकने में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा करो, तुम वो अपनी आईटी वाली नौकरी करो, 5-10 साल दुनिया देखो, तब आओ मुंबई, हो सकता है कि हम साथ में काम करें। अब देखो, मैं खाना बहुत प्यारा बना था और मुझे पता है एक दिन खिचड़ी में ज़्यादा नमक डाल देने से आप खराब कुक नहीं हो जाते हो। ये कोई जस्टिस पास नहीं कर सकता। उन्होंने यहाँ तक यदि कह के छोड़ देना था ना कि ये खराब स्क्रिप्ट है, तब तक तो मैं उनके पैरों में पड़ जाना था। उन्होंने ये जो कह दिया ना कि तुम काबिल नहीं हो, मैं मजाल कैसे हो गई आपकी बात कहने की। और मैं लौट के जाऊँ, मेरे बाप से मिले हो आप? इधर आई हैव बर्न्ड द ब्रिज आई हैव कम थ्रू, देयर इज नो वे बैक होम। और चला गया भाई साहब, तो कब्रिस्तान वहीं रहेगी, यहाँ नहीं, मतलब शमशान वहीं रहेगा, इधर नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं गुस्से में हूँ, है ना। उस दिन 24 जुलाई 2017 की बात है। गोरेगांव के रहेजा कॉम्प्लेक्स में रहते थे वो। वहाँ से गोरेगांव रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर की दूर है। 23 जुलाई वो तपती दोपहरी में मैं उनके घर से निकला हूँ पैदल। ऑटो लेने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि बाहर की गर्मी से ज़्यादा अंदर आग लगा हुआ है। एक व्यक्ति जो अपनी सब कुछ छोड़ के एक सपने के पीछे भागता हुआ आ रहा है, उसको सामने वाला पहली बात यही कहता है कि तुम्हारे अंदर हुनर ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दुनिया आपको दीवार की तरफ ढकेलती है तो उनको यकीन नहीं होता है कि दीवार से एक ताकत मिलेगी आपको। रॉक बॉटम हैज़ रॉक इन द बॉटम फ्रॉम विच यू कैन फाइंड द स्ट्रेंथ यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। दो प्रतिबिंब दिमाग में गूंजते हैं, दो इमेजरी दिमाग में नाचती है मेरे। एक जो चिड़िया चोंच में तिनका लेके उड़ने की कोशिश कर रही है, और दूसरा आपने ग्लैडिएटर फिल्म्स देखी होंगी ना, जिसमें पता नहीं पहले के रोमन राजा थे, उनका जिन जब ना रईसी से भर जाता था, अय्यासियों से भर जाता था, तो इंटरटेनमेंट के लिए दो लोगों को मरने तक लड़ा देते थे। ये उनका इंटरटेनमेंट था। दो इमेजरी यहीं से, एक ग्लैडिएटर की इमेजरी, एक चिड़िया चोंच में दाना लेकर। और रात शाम की आखिरी कविता आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। अब देखो, मैं दोनों ये कविताएं जो पॉपुलर हुई हैं ना पिछले 2-3 सालों में, कविताएं वही हैं। मैं 2009 से लिख रहा हूँ, 2013 से स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, 2017 से मुंबई में प्रोफेशनल स्ट्रगल करने के बाद आप जब 2023 में सारी कविताएं सुन रहे हो, तो कविताएं वही हैं जो मैंने लिखी हैं पहले से। कविताओं का महत्व तो इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप सुनने लगे हो। कविताओं का महत्व इसलिए बढ़ गया है। और उन कविताओं के पीछे खड़े होकर मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ कि वो सारी कविताएं, जब ज़िंदगी में आपको लग रहा हो ना कि आप बहुत नीचे गिर गए हो, यकीन मानो उस समय ईश्वर आपको सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर रहा है। दोनों कविताएं जो देश में वायरल हुई हैं, ये दोनों कविताएं वो हैं जिसने मेरा हौसला तोड़ने का काम किया था। ये तब निकली हैं जब दुनिया ने मेरे को कुचलने की पूरी कोशिश करी थी। पहला प्लेसमेंट, दूसरा पहले मौके पर ऐसा सुनने को आया। गिर जाना मेरा अंत नहीं, और वो आज नहीं तो कल होगा, वो कविता है जिसने शुभम श्याम को शुभम श्याम बनाया। तो ये वो दोनों कविताएं हैं। जब आपको मैं इसलिए बात कह रहा हूँ ना, मतलब आर्टिस्ट भूल जाओ, वो भूल जाओ, मैं अनुभव से बता रहा हूँ कि जब आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगे ना कि इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता, यकीन मानना उससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता, उससे बेहतर के लिए ईश्वर आपको तैयार कर रहा है। व्हाट डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर।
पंक्तियां संभालिएगा। आज की आखिरी कविता है कि पर में परवाज, पर मतलब पंख होता है, परवाज मतलब फिर से उड़ने की शक्ति, और अरिहंत जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी कही हुई बात सच हो जाती है कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, जो चोच में तिनका डाले डाली पर दो आंखें तकती हैं। पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, जो चोच में तिनका डाले डाली पर दो आंखें तकती हैं। वो परख रही हैं तूफान के बाजू में कितनी ताकत है, वो परख रही हैं तूफान के बाजू में कितनी ताकत है, वो देख रही हैं दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है, पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है, वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है, पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। एक पैराग्राफ और है, बैठ जा, एक पैराग्राफ और है। ये सुपर एक्साइटेड लोग, थैंक यू। मैं ये कविता जब कपिल शर्मा के शो पे आई थी तो मैंने ये उस साहब को भेजी, तो कहते हैं बहुत अच्छे। मैंने कहा हाँ हाँ पता है बहुत अच्छा, आपको तो बस भेजा है, देख लो मैं लौटा नहीं नौकरी के लिए, अभी भी टिका हूँ तुम्हारे शहर में और बेहतर कर रहा हूँ। आखिरी बंद है आज की कविता, आज की शाम की आखिरी कविता है कि मुखरे पर धूल लगी माना माथा फूटा माना, लेकिन मुखरे पर धूल लगी माना माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबरा टूटा माना, लेकिन माना की आंतें ऐंठ गई पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकर में घुटना और मिर्च सरीखे जलता है। माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर्मन से। पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। That's it, guys. This was Shubham Shyam for you.